नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। 26 में 5 युद्ध होंगे। उससे पहले महाराष्ट्र में एक छोटा युद्ध भी होगा। युद्ध के लिए बाकायदा सेना तैयार हो रही है। नरेंद्र मोदी की टीम जहां जी राम जी से आगे देख रही है, वहीं राहुल गांधी की टीम मनरेगा से भी पीछे देख रही है। मोदी की पार्टी एसआईआर के बाद की स्ट्रेटेजी बनाने में बिजी हो गई है। राहुल गांधी की पार्टी मनरेगा के गड्ढे से ही इस बीच निकल नहीं पा रही। मनरेगा पर फोकस बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी बुलाई गई, लेकिन मुद्दा आ गया संगठन का। दिग्विजय सिंह के संघ और संगठन ज्ञान ने राहुल गांधी एंड टीम को सरप्राइज कर दिया। राहुल की वो कमजोरी क्या है और मोदी की वो ताकत क्या है जो चुनाव के नतीजे को डिसाइड कर देती है। ल्यूटियन जोन से चलने वाली पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी सीडब्ल्यूसी की सबसे ताजा बैठक की तस्वीरें देखी आपने? मनरेगा के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में कांग्रेस की पहली कतार को बहुत गौर से देखिए। सीडब्ल्यूसी की पहली कतार में सोनिया गांधी के दाईं तरफ पहली कुर्सी पर अंबिका सोनी है, जो 5 बार राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं, लेकिन कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, न जीता। अंबिका सोनी के बगल में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन है। अजय माकन आखिरी बार 2009 में जीते थे। अजय माकन के दाहिनी तरफ भूपेश बघेल बैठे हैं, जो 2 साल पहले छत्तीसगढ़ को बीजेपी के हाथों गंवा चुके हैं। बघेल के बगल में बैठी कुमारी शैलजा हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की लोकसभा सदस्य हैं। कुमारी शैलजा के बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह हैं। 2014 से कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीते। जितेंद्र सिंह के बगल में यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे हैं। ये भी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते। पहली कतार में दाईं तरफ सबसे आखिर में सैयद नासिर हुसैन बैठे हैं। ये भी एआईसीसी के महासचिव हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, लेकिन वो कभी लोकसभा नहीं पहुंचे। अब पहली कतार में राहुल गांधी के बाईं तरफ बैठे लोगों पर गौर कीजिए। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं। वो बहुत पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन इन्हीं के समय कांग्रेस की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है। केसी वेणुगोपाल के बगल में जयराम रमेश हैं। ये भी राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा का अनुभव 0 है। जयराम रमेश के बगल में जम्मू कश्मीर के 3 बार के विधायक और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर हैं। सबसे बाईं तरफ राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट हैं, जिनको राहुल ने प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। तो ये है राहुल गांधी की वो टीम, जिसके साथ मिलकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की टीम से लड़ने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ वो टीम है जो 3 बार भारत विजय कर चुकी है। टीम मोदी के पास 20 राज्यों की सत्ता है, 14 राज्यों में बीजेपी का सीएम है। देश की 70% आबादी पर मोदी एंड टीम के डबल इंजन का शासन है। राहुल गांधी मोदी की जिस टीम से लड़ना चाहते हैं, उससे लड़ने के लिए राहुल की टीम के पास ना तो अनुभव है, ना मादा है, ना ही संसाधन है। नरेंद्र मोदी से बार बार हारे राहुल अब मनरेगा के सहारे हैं। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। 1 मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना,
ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा। नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बदलकर जी राम जी कर दिया। संसद ने बहस और वोटिंग के बाद बिल पास किया। बिल पर दस्तखत करके राष्ट्रपति ने उसे कानून बना दिया। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। जी राम जी कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी। मनरेगा में खेती किसानी के दिनों में मजदूर कम हो जाते थे। जी राम जी कानून में रोपनी और कटाई के 60 दिन रोजगार गारंटी से फ्री होंगे। मनरेगा में रोजगार गारंटी का 100% फंड केंद्र देता था। जी राम जी में 60 से 90% फंड केंद्र देगा। 10 से 40% पैसा राज्यों को जुटाना होगा। जी राम जी बिल पर बहस हो रही थी, तब राहुल विदेश में थे, तब वो छुट्टियां मना रहे थे। अब वापस आकर राहुल कहते हैं कि मोदी ने मनरेगा बदलकर पावर सेंट्रलाइज कर दिया है। जी राम जी कानून में पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों को 90% केंद्र से पैसा मिलेगा। 10% पैसा राज्य को देना होगा। मैदानी राज्यों को 60% पैसा केंद्र से मिलेगा। 40% पैसा राज्यों को अपने बजट से देना होगा। राहुल कहते हैं राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है, इससे केंद्र पर राज्यों की निर्भरता बढ़ेगी और पावर सेंट्रलाइज होगा। लेकिन पावर सेंट्रलाइज करने का एक आरोप खुद राहुल गांधी पर भी लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल के पहले राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने CWC की मीटिंग से पहले राहुल पर बड़ा हमला कर दिया। दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट देखिए, इसे उन्होंने अपने प्रोफाइल से पिन करके रखा है। यानी दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया हैंडल खोलने पर सबसे पहले यही पोस्ट दिखता है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा कांग्रेस पर भी ध्यान दीजिए। चुनाव आयोग की तरह कांग्रेस में भी रिफॉर्म की जरूरत है। आपने संगठन सृजन के साथ शुरुआत तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस को डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है। मुझे पता है कि आप करेंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं। समस्या ये है कि आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अंत में दिग्विजय सिंह ने लिखा, जय सिया राम। CWC की मीटिंग से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने एक और बम फोड़ दिया। इस बार उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के चरणों के पास बैठे नरेंद्र मोदी की पुरानी फोटो शेयर करके दिग्विजय सिंह ने राहुल को संगठन की शक्ति का ज्ञान दिया। इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने राहुल के साथ साथ मोदी को भी टैग किया। AICC के बाद आपने तारीफ जो की है, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, RSS और मोदी जी का विरोधी हूँ। गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कम मैं RSS और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं RSS का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। आप डिसेंट्रलाइजेशन की आप बात करें, कांग्रेस आपने पार्टी संगठन को लेकर सवाल उठाए, ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? प्रियंका गांधी की भूमिका और अहम होनी चाहिए। संगठन को लेकर ठीक देखिए बात ये है, है, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। दिग्विजय सिंह के नए रुख से कांग्रेस सन्नाटे में है। राहुल गांधी की टीम क्या जवाब दे, कुछ सूझ नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह ने जय सिया राम बोल के अपनी बात साफ साफ कह दी है। राहुल की टीम जवाब नहीं दे पा रही है। दिग्विजय सिंह साहब ने संगठन में फेरबदल की बात की है क्या? जो देखो, संगठन की मजबूती के लिए सृजन हो रहा है और संगठन की मजबूती के लिए ऊपर से नीचे कार्य हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कोई ऐसी बात संगठन में बदलाव की बात नहीं की। सर, दिग्विजय सिंह ने सर, आप जानते हैं ना, मैं तो आप लोगों के साथ हमेशा काम करता लेकिन सर वो तारीफ जो कर रहे हैं बीजेपी की, उस पर कोई रिएक्शन आपका? बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे को पता नहीं आप क्या कह रहे हैं और क्या सच है, सत्य है एकदम। मोदी, शाह और योगी की पार्टी में ऊपर से नीचे तक, यानी पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर बूथ लेवल वर्कर तक संगठन का पूरा ढांचा खड़ा है। चुनाव जीतने वाली बीजेपी की मशीनरी इसी संगठन से तैयार होती है। बीजेपी का संगठन ढांचा ऐसा है: पार्टी प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट,
संगठन महासचिव, प्रभारी महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी, फिर जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, महानगरों में महानगर अध्यक्ष, महानगर कार्यकारिणी, फिर मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष और अंत में बूथ लेवल कार्यकर्ता। बीजेपी के इस संगठन ढांचे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। नरेंद्र मोदी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के टॉप डिसीजन मेकर हैं। बीजेपी के पास इन सबके अलावा संघ का मोरल, फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है। बीजेपी जब भी चुनाव जीतती है तो कहा जाता है कि कोई चुपके से आता है, गली गली जाकर लोगों से मिलता है और नतीजा बदल देता है। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद यह हरियाणा में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, फिर दिल्ली में देखा गया। राहुल गांधी के पास संगठन का ऐसा कोई ढांचा नहीं है। दिल्ली में खड़गे और केसी वेणुगोपाल की जोड़ी है। खड़गे अध्यक्ष हैं, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति बनाई है। इसके अलावा एआईसीसी भी है। राज्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन इससे नीचे नील बटे सन्नाटा है। कांग्रेस की राज्य इकाइयों के पास प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन जिलों में कांग्रेस के पास कोई टीम नहीं है। मंडल अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष जैसी कोई यूनिट कांग्रेस में नहीं है। बूथ लेवल वर्कर की तो कोई बात ही नहीं करता। कांग्रेस में एक अदृश्य आला कमान है जो सारे फैसले करता है। इस आला कमान में पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल नहीं है। कांग्रेस के अदृश्य आला कमान में सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। यानी एक परिवार के 3 सदस्य, मां, बेटा और बेटी, इन 3 लोगों से मिलकर कांग्रेस का आला कमान बनता है। कांग्रेस का यह आला कमान 3 लोकसभा चुनाव हार चुका है। देश के सिर्फ 3 राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन यह आला कमान किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। राहुल की जिद में मध्य प्रदेश चला गया, राहुल की जिद में राजस्थान निकल गया, राहुल की जिद में असम हाथ से छूट गया। राहुल गांधी से कुछ कहने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर को भी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। अब जरा उस तस्वीर के बारे में जान लीजिए जिसे दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को दिखाया है। यह तस्वीर नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले की है। इसमें प्रमोद महाजन भी कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं, जबकि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी के कदमों में आगे जमीन पर बैठे हैं। देखिए, वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3, राहुल गांधी 0। यह पिछले 11.5 साल का स्कोर कार्ड है। क्या इसमें चेंज की कोई गुंजाइश है?
स्टेट गवर्नमेंट पे भारी बोझा, आर्थिक बोझा उनके ऊपर पड़ेगा और आर्थिक बोझा पड़ने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा स्टेट में। और ये एक तरफा निर्णय लिया गया है, ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछे, ना लोगों को पूछे, ना स्टेक होल्डर से पूछे, ना और जो इससे बुरी हालत में रहने वाले लोगों का भी, यानी पंचायत के मेंबर्स या तालुका या जिला पंचायत, किसको भी उन्होंने विश्वास में लेके ये कानून नहीं लाया। राहुल गांधी 5 जनवरी से मनरेगा पर आंदोलन करेंगे तो भी क्या कर लेंगे? क्या मनरेगा पर राहुल के आंदोलन का वही हश्र होगा जो बिहार में एसआईआर पर वोटर अधिकार यात्रा का हुआ? बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए। यूपी में 2,89,00,000 वोटर कट गए, कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। बंगाल में 1,67,00,000 लोगों को नोटिस आने वाले हैं, कांग्रेस खामोश है। बंगाल में 5 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस में चर्चा तक नहीं हो रही। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव डल गई, कांग्रेस कुछ नहीं बोली। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। महाराष्ट्र में बीएमसी के साथ अन्य शहरी निकायों के चुनाव हैं, कांग्रेस किसी गठबंधन के साथ नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके की सपोर्टर पार्टी बनकर खुश है। असम में बीजेपी हैट्रिक लगाने की सोच रही है और केरल में कांग्रेस आपसी गुटबाजी से नहीं उबर पा रही। राहुल गांधी जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में खुद को सही साबित करने के लिए उनके पास सैकड़ों तर्क होंगे, लेकिन पार्टी को दिखाने के लिए उनके पास चुनावी जीत के नंबर नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता नंबर से मिलती है, राहुल वहीं हार जाते हैं। नरेंद्र मोदी जीतते चले जा रहे हैं।